हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाएं। सीरीज का प्रश्न है। एक सीरीज दिया गया है 121, 143, 165, 186, 209। इसमें इस सीरीज में हमें बताना है कि गलत संख्या कौन सा है। इस तरह का जो प्रश्न होता है सीरीज का, जिसमें पूछा जाता है कि गलत प्रश्न कौन सा, गलत संख्या कौन सा है, यह प्रश्न अपने आप में सीरीज का जो प्रश्न बनता है उसमें अपने आप में इस तरह के प्रश्न टफ बनते हैं। ठीक है, लेकिन इनको अगर करने का आपका अप्रोच सही रहेगा तो आप बारीकियों को समझ करके करेंगे तो बिल्कुल आसानी से इस तरह के भी प्रश्नों को आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ बताता हूं कि जब भी आपको सीरीज का प्रश्न मिले तो एक काम जरूर किया करिए। आप पहले ये देखिए, क्योंकि देखिए सीरीज के प्रश्न को आप रैंडमली सॉल्व करना शुरू कर देंगे ना तो सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन कम समय में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, कितना आप कम समय में सॉल्व करते हैं ये मैटर करता है, तभी आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा। ओके, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आपको कोई सीरीज मिले तो सबसे पहले ये देखिए कि वो सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो आप इस सीरीज को देख रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में है। 121 के बाद 143 आ रहा है और 143 के बाद 165 आ रहा है, यानी ये बढ़ते क्रम में दे रखा है। यानी कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा कि इसमें कुछ प्लस हो रहा होगा, तभी तो 121 से 143 हो रहा है। और किसी भी दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस अगर देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि यहाँ पे गुणा तो किसी संख्या में गुणा होकर के तो ऐड नहीं हो रहा होगा, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में जो गैप है बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं है, यानी कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा। ये बात क्लियर है, कन्फर्म है। तो देख लेते हैं 121 में हम क्या प्लस करेंगे कि 143 आ जाएगा। अगर प्लस 22 121 में कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 143। ओके, और 143 में क्या प्लस करें तो 143 में पुनः अगर हम 22 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 165। ऐड करके देख लीजिए, 3 2 5 4 2 6 1। ओके, अगेन अगेन अब देखिए एक बात समझ जाइए कि जब भी अगर प्लस 22 मैंने ऐड किया, दूसरी बार प्लस 22 ऐड किया, तो जो तीसरी बार होगा ना, ठीक है, वहाँ भी देख लेते हैं। और तीसरी बार जो होगा ना जनरली, क्योंकि यहाँ पे 4 ही बार हमें ऐड करके पहुँचना है, तो जनरली जब 2 बार 22 प्लस 22 ऐड हो रहा है ना तो तीसरी बार भी 100% प्लस 22 ही ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो प्लस 22 ऐड करके देख लेते हैं। 165 में 5 2 7 और 6 2 8 आ गया और 1 का 1, यानी 187 आएगा। ठीक है, यानी हमें लग रहा है कि 186 गलत है। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि गलत वाकई में है क्या। अगर देखिए 165 में प्लस 22 करेंगे तो 187 होगा, तो 187 में भी हम प्लस 22 करेंगे तो 209 आना चाहिए ना। तो करके देख लेते हैं। यहाँ जब प्लस 22 करेंगे तो 7 2 9 और 8 2 10 1 1 2, यानी 209 आ रहा है। 187 में प्लस 22 ऐड कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, इस सीरीज में प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22 ऐड हो रहा है। तो जब हम 165 में प्लस 22 करते हैं तो 186 9 आकर के 187 आएगा, यानी कि हमारा रॉन्ग जो संख्या है वो कौन सी है 186। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आपको दिया गया है जिस तरह से 11 1210 से संबंधित है, उसी तरह क्वेश्चन मार्क के स्थान पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा हमें बताना है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें ये देखना है कि 11 और 1210 एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। 11 से कैसे 1210 आएगा, वही प्रक्रिया वही लॉजिक हम लोग लगा करके ऑप्शनों में देख लेंगे। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि यहाँ पे हमें ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा ऑप्शन ही हमको पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा, तो हमारे पास कोई लॉजिक ही नहीं बचता है। 11 और 1210 में रिलेशन देखने के बाद हमको ऑप्शन 1 बाई 1 हमको मूव करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो 11 से 1210 कैसे हो सकता है, अगर हम लोग क्या करें 11 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, और इंटू क्या कर दें 11 माइनस 1 कर दें। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 11 माइनस 1, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ठीक है, इंटू 11 माइनस 1 10, 121 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा 1210। ओके, यानी कि हो क्या रहा है कि पहले 11 का स्क्वायर हो रहा है, उसके बाद
11 माइनस 1 यानी जो 11 में से 1 घटाने के बाद जो आ रहा है उसका मल्टीप्लाई 11 के स्क्वायर में हो जा रहा है, तो 1210 आ रहा है। सेम चीज़ हम चेक कर लेते हैं कि किस ऑप्शन में ऐसा दिया गया है। देखिए, जब भी आपकी मजबूरी बन जाए कि आपको ऑप्शन देखना ही पड़ेगा, तो मैं आपको हमेशा सलाह देता हूं प्यारे बच्चों कि आप लोग ऑप्शन ए के बाद ऑप्शन बी पे मत जाइए, ऑप्शन बी के बाद ऑप्शन सी पे मत जाइए, ऑप्शन सी के बाद ऑप्शन डी पे मत जाइए। आप रेंडमली किसी भी ऑप्शन को पकड़िए, ठीक है। हम लोग ऑप्शन क्या पकड़ते हैं, ऑप्शन सी पकड़ते हैं, क्योंकि बात समझिएगा, अगर मान लीजिए आप ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं, ऑप्शन ए नहीं हुआ सही, ऑप्शन बी चेक किए वो भी नहीं सही हुआ, ऑप्शन सी चेक किए वो भी नहीं सही हुआ, ऑप्शन डी चेक किए वह सही हुआ, तो आपका 2 मिनट चला गया, तो फिर तो सॉल्व करने का और राइट आंसर लाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। लेकिन बाय चांस अगर मान लीजिए आप लोग रेंडमली किसी भी ऑप्शन को चेक करते हैं, तो ऑप्शन आपने डी ही पकड़ लिया रेंडमली और डी ही राइट आंसर था, तो आपका टाइम बचा ना, आपने तुरंत करके निकल गए, ठीक है। ऑप्शन सी को हम लोग चेक करेंगे, 8 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 8 का स्क्वायर कर लेंगे, देखिए डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर लेंगे 64 हो जाएगा, इंटू और 8 माइनस 1 कर लेंगे, 8 माइनस 1 कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 64 इंटू 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 चौको 28 और 7 छके 42 और 42 और 2 कितना हो गया आपका 46, 42 और 2 44, माफ़ी चाहते हैं, तो आ गया आपका 448, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है 8 का स्क्वायर इंटू 8 माइनस 1, इस कंडीशन को जो हमने 11 और 120 में लगाया है उसको ये ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न का सही जल छवि चुनें। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले, एसएससी में एक प्रश्न आता ही है, भर भर के आता है, एक प्रश्न कंफर्म होता है कि आना है, कभी मिरर इमेज पूछ देता है, कभी जल छवि। मिरर इमेज और जल छवि में यही अंतर होता है कि जब जल छवि की बात करेगा तो आपका मिरर कुछ आप लोग ऐसा बना देंगे और इसके ऊपर उस संख्या को लिख दीजिए जिस संख्या को आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, मेरे करने का तरीका यह है कि आप लोग इसको ऑप्शन से करिए, बात ध्यान से समझिएगा, आप लोग ऑप्शन से इसको करिए, मैं कभी ऐसे लिख करके करने का सलाह नहीं देता हूँ। ऑप्शन से अगर हम लोग जाएंगे, ठीक है, समझिएगा, तो जाहिर सी बात है सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि पी का जब हम उल्टा बनाएंगे तो भैया यहाँ स्टार्टिंग में पी आएगा ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे इन्होंने ई से स्टार्ट किया है और यहाँ पे देखिए पी नीचे आ जाएगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ऑप्शन डी पे चलते हैं तो पी तो बनेगा, लेकिन ए को सीधा का सीधा इन्होंने रखा है तो ऑप्शन डी भी नहीं बनेगा, तो बच गया केवल ऑप्शन बी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप बना करके भी देख सकते हैं उल्टा यहाँ पे पी, लेकिन इस तरह आप बनाइएगा मत, बिल्कुल मत बनाइएगा, इससे आपका टाइम किल होगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप लोग इजी प्रश्न है, ऑप्शन से ही लेकर के निकल जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमारा बनेगा, और इस तरह का किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि कोड को कोड किया जाता है 31 51 20 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा कोड में क्लब को कैसे लिखा जाएगा। जब भी मेरे प्यारे बच्चों ऐसा आपको प्रश्न मिले, मैं बार बार बोलता हूं, मैं अपने हर रीजनिंग के वीडियो में बोलता हूं, जो भी मैं सेट लेकर के आता हूं, मैं हर में बोलता हूं कि कोई भी प्रश्न है उसको करने का अप्रोच क्या है और क्वेश्चन को कैसे हम लोग लेकर के मूव करेंगे। आप लोग इन चीज़ों को याद रखिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा क्वेश्चन देखते ही कि हमको करना क्या है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आपको अल्फ़ाबेट को कोड किया जाएगा किसी नंबर से, ठीक है, तो वहां कुछ नहीं होता है, प्लेस वैल्यू का गेम होता है। आप कभी कुछ मत किया करिए, प्लेस वैल्यू को सीधे सीधे आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए जब भी आपको अल्फ़ाबेट इक्वल टू क्या दिया गया है, नंबर से कोड किया गया हो, ठीक है। और लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए होता क्या है, 99% केस में डायरेक्ट कोडिंग होती है प्लेस वैल्यू का, या तो क्या होता है कि प्लेस वैल्यू में कुछ कम होता है, कुछ प्लस किया जाता है या कुछ माइनस किया जाता है, यही 2-3 चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं होता है, लेकिन प्लेस वैल्यू से ही हमें जाना होता है, ठीक है। तो मैं अगर करता तो मैं तो सीधे देखता कि सी का क्या है, प्लेस वैल्यू 3, तो मैं डायरेक्ट लिखता, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मैं लिख करके बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने कोट लिखा, सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है बच्चों, 15 होता है,
और ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है और टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है तो 20 होता है। और यही चीज़ 3, 15, 120 इन्होंने डायरेक्ट कोड किया है प्लेस वैल्यू को। तो सेम चीज़ हम लोग क्लब में कर लेंगे, कुछ करना ही नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आपको लिखना ही नहीं है। सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3, यल का कितना होता है 12, यू का कितना होता है 21 और बी का कितना होता है 2, यानी 312 और 212 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सार्थक क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। आपको ये 5 शब्द दिए गए हैं, कलेक्टर, गवर्नर, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, क्लर्क। इनको क्या करना है, सार्थक रूप से व्यवस्थित करना होता है। देखिए सार्थक रूप से व्यवस्थित करने का जो मतलब होता है, जो तरीका होता है, वो सिंपल होता क्या है समझिएगा। या तो बात समझिए, सार्थक क्रम का मतलब ये होता है कि कोई भी शब्द दिया गया है तो या तो हम उसके बेस मतलब एक शब्द के बाद सबसे छोटे शब्द के बाद उससे बड़ा शब्द क्या हो सकता है, उसका और प्रोग्रेस शब्द क्या हो सकता है, उससे बड़ा शब्द क्या हो सकता है, या हम पहले सबसे बड़े को रखते हैं उसके बाद उससे छोटे को, उसके या क्वालिटी में या पद में या किसी भी रूप में जब एक शब्द दूसरे शब्द से बड़ा होता है तो क्या करते हैं, पहले छोटा उसके बाद बड़ा, या फिर पहले बड़ा या छोटा, यही 2 क्रम चलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए शब्द दिया है तो कई दफ़ा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई नवजात शिशु है, अगर आदमी पुरुष पे बात की जाएगी तो पहले आदमी क्या होता है, पहले क्या होता है, नवजात शिशु होता है, उसके बाद किशोरावस्था आता है, यानी बढ़ने का क्रम हम बता रहे हैं कि नहीं, उसके बाद क्या हो जाता है तो वयस्क हो जाता है, तो ये बढ़ने का एक सीरीज चल रहा है कि नहीं। तो इसी तरह हमें देखना होता है, जब भी आपको शब्द दिए गए होते हैं उनको सार्थक क्रम में अरेंज करना होता है, तो देखना होता है कि सबसे छोटा शब्द क्या हो सकता है, उससे बड़ा शब्द क्या हो सकता है, किसी भी मैटर किसी भी तरीके से। ठीक है, या तो पद से, या तो अर्थ से, या तो किसी भी तरीके से। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं ध्यान से तो हमें मिल रहा है कि राष्ट्रपति भी दिया है, गवर्नर भी दिया है, कलेक्टर भी दिया है, मुख्य सचिव भी दिया है, क्लर्क भी दिया है। राष्ट्रपति सबसे बड़ा है, यानी 4 से हम लोग शुरू कर सकते थे, लेकिन 4 से किसी भी ऑप्शन में स्टार्ट नहीं है तो हम 4 से नहीं कर सकते, यानी सबसे बड़ा राष्ट्रपति है तो हम सबसे बड़े से नहीं शुरू कर सकते, यानी हमारे पास क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो हम सबसे छोटे से शुरू करेंगे। सबसे छोटा पद क्लर्क का होता है तो 5 लिख लेंगे। क्लर्क के बाद सबसे उससे बड़ा पद क्या हो जाएगा, इनमें कलेक्टर हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। कलेक्टर से बड़ा पद क्या होता है, मुख्य सचिव हो जाएगा 3 नंबर, और मुख्य सचिव से बड़ा पद क्या होता है, गवर्नर होता है, और गवर्नर से बड़ा क्या होता है, राष्ट्रपति। यानी कि 513, 24 हमारा बनेगा सार्थक क्रम किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 8:24 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक फिक्स सेट पैटर्न का प्रश्न होता है आपका, घड़ी का प्रश्न दिया गया है, क्लॉक से प्रश्न है, बिल्कुल एक फार्मूला इसको करने का होता है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न होता है और एक आध प्रश्न आ ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो जब भी आपको घंटे और मिनट की बीच आपको एंगल पूछा जाए तो एक फार्मूला होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। कोण बराबर क्या होता है, 60 इंटू घंटा हावर माइनस 11 इंटू मिनट होता है डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला होता है घंटे और मिनट के बीच कोण को निकालने का। यहाँ पे यच क्या होता है, घंटे वाली सुई होती है, यानी यहाँ 8:24 है तो यच की जगह 8 रखेंगे, और यहाँ यम क्या होता है, मिनट होता है, यानी कितना बजा है, कितने मिनट हुआ है, वहाँ पे 24 रखेंगे। तो चलिए फॉर्मूले में हम लोग रख लेते हैं। ओके, 60 इंटू 8 ओके माइनस 24 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, 8 छक्के 48, 480 ओके माइनस आपका 11 दूना 22, 220 और 11 चौको 44, यानी कि कितना हो गया 264 डिवाइडेड बाई 2। डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे, तो डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 400, यहाँ पे कितना आ गया, 10 में से 4 गया कितना 6, और 7 में से 6 गया कितना तो 1, और आपका 7 में से 6 गया 1, 2 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2 डिवाइडेड बाई 2। 216 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 108 बार में कटेगा कि नहीं, 108 बार में। यानी कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, 108 डिग्री का कोण बनेगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरह से पूछा जा रहा है हमसे कि जिस तरह गायक गीत से संबंधित है उसी तरह बढ़ई क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। इस तरह का भी प्रश्न आपको रेलवे में देखने के लिए और एसएससी में भी देखने के लिए मिलता ही है एक प्रश्न। जब भी ऐसा प्रश्न आता है ना तो हमारा जो करने का तरीका होता है वो ये सिंपल होता है। हमें ये देखना होता है कि जो दो पेयर के शब्द दिए होते हैं यहाँ पे गायक और गीत है उनमें क्या संबंध बन रहा है, क्या लॉजिक बन रहा है, एक दूसरे शब्द कैसे रिलेटेड है, वही हमको संबंध बढ़ी और क्वेश्चन मार्क में लगाना होता है। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो जो गायक होता है, सिंगर होता है, उसका काम जो होता है, काम क्या होता है, गायक का काम होता है गीत को गाना होता है। गायक का जो काम क्या होता है, गीत गाना होता है। उसी तरह जो बढ़ई होता है ना, जो बढ़ई होता है उसका काम क्या होता है, फर्नीचर का काम होता है, यानी लकड़ी का काम होता है, यानी कुर्सी बनाना, मेज बनाना, फर्नीचर का काम होता है बढ़ई का। यानी जिस तरह गायक गीत से संबंधित होता है उसी तरह बढ़ई का काम क्या होता है, फर्नीचर से होता है, फर्नीचर बनाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्नीचर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बी ए का भाई है, सी ए की पत्नी है, डी सी का पुत्र है, एफ ए का पुत्र है। देखिए पूरा मत पढ़िए। क्यों मैं बोल रहा हूँ पूरा मत पढ़िए, क्योंकि आपका ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ठीक है, और ब्लड रिलेशन का प्रश्न है तो आपको क्वेश्चन देखते पता लग जाना चाहिए कि ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ठीक है, और पता सबको लग जाता है, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कभी भी ब्लड रिलेशन के प्रश्न को आप लोग ओरली करने की कोशिश मत कीजिएगा, मेरा सलाह होता है। क्योंकि एसएससी और रेलवे में जो पूछा जाता है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, तो ब्लड रिलेशन के टॉपिक से जो प्रश्न बनता है ना, रीजनिंग के जो पेपर होता है उसमें अपने आप में अच्छा प्रश्न होता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए जो एक दो क्वेश्चन अच्छे बनते हैं ब्लड रिलेशन से, तो उनको आप गलत ना करें, इसलिए आप इसको ट्री मेथड से ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो एक बार पढ़ने के बाद फिर ट्री मेथड जब बनाए यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए तो फिर पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए पहले बार पढ़िए ही मत, आप देख लीजिए कि हाँ प्रश्न है, देखते आप समझ जाएंगे कि ये आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और हमको ऐसे निपटाना है। ओके, ब्लड रिलेशन की बात करें तो जिस तरह से बैंकिंग वैकिंग का ब्लड रिलेशन, अगर आप ब्लड रिलेशन के प्रश्न देख लेंगे तो चक्कर आ जाएगा, चक्कर आकर के गिर जाएंगे। वाकई बता रहे हैं, हमने एक दफ़ा एसबीआई पीयू का एग्ज़ाम दिया, और क्योंकि मेनली तो सीजीएल के लिए रीजनिंग पढ़नी नहीं पड़ती है, और एसबीआई पीयू का अपने आप में रीजनिंग में अगर अच्छा खासा पूछा जाता है, तो मैंने एक बार एसबीआई पीयू दिया, और इंग्लिश तो ठीक ठाक चला गया था, लेकिन जो आपका ये रीजनिंग है ना, मतलब क्या ही बताया जाए। और वही एसएससी वाली कंडीशन थी अपनी कि हाँ ठीक है कोई नहीं, 25 में 25 कर ले रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। और मॉक वॉक दिया नहीं था, क्योंकि रेंडमली डाल करके मैं सोचा था दे ही देते हैं, क्या ही है रीजनिंग पढ़ ही रहे हैं, दे देते हैं। और एग्ज़ाम में ऐसा कंडीशन हुआ कि क्या बताया जाए, पूरा सर का सर दुखा पूरे एग्ज़ाम में जब मैं रीजनिंग कर रहा था, और बहुत कुछ अच्छा गया भी नहीं, बहुत कुछ खास गया भी नहीं। क्योंकि रीजनिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, या फिर रीजनिंग का कोई भी टॉपिक हो गया, अगर कोई टॉपिक आपको बहुत आता है, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं मैं तो फोड़ दूंगा, मैं तो एकदम उड़ा दूंगा, तो आप लोग खुद को थोड़ा तसल्ली देने के लिए कभी बैंकिंग का रीजनिंग उठा लीजिएगा, कोई भी टॉपिक उठा लीजिएगा प्रीवियस आप लोग, और जनरली एसबीआई का उठाइएगा, एसबीआई पीओ वगैरह का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फिर हाँ किसी भी टॉपिक से कितने खतरनाक क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं। और आपका जनरली लेकिन एसएससी में और रेलवे में ब्लड रिलेशन से उतना टफ क्वेश्चन नहीं बनता है कि आप चकरा के गिर जाएंगे, आप कर लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको थोड़ी बहुत सावधानी बरत करके अगर प्रश्न को निपटाएंगे तो ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। बोला गया है कि बी क्या है, ए का भाई है। बी क्या है, ए का भाई है। कोई बात नहीं भैया, हम बना लेते हैं भाई इनको। चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि बी क्या है, ए का भाई है। एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से, इन्होंने बोला है कि बी ए का भाई है, तो बी तो भाई है, बी क्या है, ए का भाई है, यानी बी का जेंडर तो क्लियर है कि बी लड़का होगा, लेकिन ए का जेंडर क्लियर नहीं है। कभी भी ए पे प्लस या माइनस मत लगाइएगा, लगाना होगा तो प्लस माइनस दोनों लगाइएगा।
सी क्या है, ए की पत्नी है। सी क्या है, ए की पत्नी है। अब पता चल गया कि जब जाहिर सी बात है सी ए की पत्नी है, सी क्या है, वाइफ है ए की, तो ए पति रहा होगा, तभी तो सी पत्नी बनेगी। ओके, और पति और पत्नी के बीच में दो डंडी खींचते हैं। डी क्या है, सी का पुत्र है। डी जो है आपका सी का पुत्र है। ओके, कोई बात नहीं, लड़का है, बना देते हैं। एफ ए का पुत्र है। एफ क्या है, ए का पुत्र है। माफ़ी यहाँ चाहते हैं आपसे, यहाँ इन्होंने बोला है क्या कि डी सी की पुत्री है, यानी डी क्या है, सी की पुत्री है ना, तो डी पुत्री है तो माइनस होगा ना। एफ ए का पुत्र है। एफ क्या है आपका, ए का पुत्र है। एफ जो है ए का पुत्र है तो प्लस है। अब हमसे पूछ रहा है, अब देखिएगा, जब ए और सी पति पत्नी हैं तो जाहिर सी बात है कि ए का जो पुत्र होगा और जो सी का पुत्र होगा वो क्या होंगे, भाई बहन होंगे। जाहिर सी बात है, एक ही पेरेंट्स के संतान है, तो एफ और डी क्या है, भाई बहन है, तो इनके बीच में एक डंडी खींच देते हैं। और पूछ हमसे क्या रहा है कि एफ बी एफ के बच्चे से कैसे संबंधित है, पूछ रहा है। देखिए फ्यूचर, अभी एफ का बच्चा नहीं है, लेकिन इन्होंने कल्पना करके पूछ दिया है कि एफ के बच्चे से बी का क्या संबंध होगा। मान लीजिए कि एफ का कोई यहाँ बच्चा होता है, ठीक है, तो उसका संबंध बी से क्या होगा, बी से क्या होगा बताना है। एफ के बच्चे का संबंध बी से क्या होगा। जाहिर सी बात है कि जो एफ का बच्चा होगा ए को क्या बोलेगा, दादा बोलेगा, बोलेगा ना। तो जाहिर सी बात है बी क्या है, ए का भाई है, तो क्या बोलेगा, ए भी तो दादा ही लगेंगे ना, बी भी तो दादा ही लगेंगे ना, क्योंकि ए का भाई है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादा। क्या होगा, दादा। एफ के बच्चे बी को दादा बोलेंगे। किस ऑप्शन में दादा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। धातु, चांदी और सोना, इन तीनों के लिए डायग्राम बनाना है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो हमको सबसे ये देखना होता है पहले कि इन तीनों में कॉमन क्या ले सकते हैं। कॉमन इन द सेंस कि उसके अंदर एक और दो कोई भी जो शब्द दिए गए हैं आ सकते हैं। कॉमन का मतलब ये हुआ। तो इन तीनों में देखते हैं तो जो धातु है ना, वो क्या है, धातु, ये बड़ा वाला बना लेते हैं। धातु क्या है, इन तीनों में कॉमन है। और चांदी भी क्या होता है, धातु होता है। तो चांदी क्या है, धातु, तो धातु के अंदर होगा। और सोना भी क्या होता है, धातु होता है ना। सोना भी क्या होता है, धातु होता है। तो सोना को बना लेते हैं किसमें, आपका धातु के अंदर। लेकिन चांदी और सोना में कोई संबंध नहीं है ना, तो हम दोनों को अलग अलग सर्कल में बनाएंगे। और इस तरह का आपका डायग्राम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लक्ष्मण अपने घर के पश्चिम में 15 किलोमीटर गया। इतना पढ़ते ही आप समझ जाइए कि ये पूछ क्या रहे हैं, डायरेक्शन का प्रश्न पूछ रहे हैं। और जब डायरेक्शन का प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमको सबसे पहले नीचे लाइन पढ़नी है कि हमसे पूछ क्या रहे हैं, पूरा नहीं क्वेश्चन पढ़ना है। वह अपने घर से कितनी दूर है, हमसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं। चलाने के बाद डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि वह अपने घर से कितनी दूर है। तो हमें विशेषता डायरेक्शन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डायरेक्शन नहीं लाना है कि किस दिशा में है। हमारा गोल क्या है कि वह अपने घर से फिलहाल में कितनी दूरी पे है। तो हमें इस प्रश्न को करते वक्त जो डिस्टेंस दिया है उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको करेंगे ना तो प्रश्न पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए 2 बार प्रश्न न पढ़िए, एक बार देखते ही आप समझ गए कि हाँ डायरेक्शन का प्रश्न है, तो लास्ट में देख लीजिए क्या पूछ रहा है, ठीक है। आप सभी को एक बात तो सिंपल पता होगा कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। सिंपल सी बात है, फिर भी मैं